हेलो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू विद क्वांटम यील्ड। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि जिन प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं में प्रकाश रासायनिक तुल्यता नियम के अनुसार अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या व अवशोषित क्वांटा की संख्या 1:1 रेशो में नहीं होती, उन रिएक्शंस की को एक्सप्लेन करने के लिए हम क्वांटम यील्ड टर्म को यूज़ करते हैं, जो टर्म ये बताती है कि एक क्वांटा अवशोषित करने से अभिकारक के कितने अणु भाग रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। और हमने ये भी देखा था कि बहुत कम रिएक्शंस के लिए क्वांटम लब्धि का मान 1 आता है। अधिकतर रिएक्शंस के लिए या तो मान फाई का मान या तो 1 से अधिक या 1 से बहुत कम आता है। आज हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्वांटम लब्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं और क्या कारण है कि बहुत सारी रिएक्शंस के लिए क्वांटम लब्धि का मान 1 से विचलित होता है। पहले डिस्कस करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग क्वांटम यील्ड। क्वांटम लब्धि को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहला फैक्टर हम डिस्कस करेंगे ताप। हालांकि फोटोकेमिकल रिएक्शंस में ताप का कोई बहुत इम्पॉर्टेंट रोल नहीं होता, फिर भी हम नोट करते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से क्वांटम लब्धि का मान थोड़ा सा बढ़ जाता है, कुछ इफ़ेक्ट होता है। जैसे डिसोसिएशन ऑफ अमोनिया को स्टडी करें तो 100 डिग्री ताप बढ़ाने से रिएक्शन रेट 15 to 20% बढ़ता है। दैट मीन्स बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता, बट थोड़ा सा बढ़ जाता है। इसी प्रकार अधिकतर रिएक्शंस के लिए क्वांटम लब्धि का मान थोड़ा सा बढ़ता है टेम्परेचर चेंज करने से। वेवलेंथ सेकेंड फैक्टर। तरंग दैर्ध्य। जनरली रिएक्शंस के लिए तरंग दैर्ध्य बढ़ने से क्वांटम यील्ड का मान कम हो जाता है। तरंग दैर्ध्य बढ़ने से जो है ऊर्जा घट जाएगी और उससे रासायनिक जो है अभिक्रिया की क्वांटम लब्धि का मान कम हो जाता है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल हमने लिया है N2O5 का डिकम्पोजिशन। आप देख रहे हैं जैसे जैसे जो है लैम्डा की वैल्यू बढ़ती जा रही है तो क्वांटम लब्धि की वैल्यू कम होती जा रही है। जब मेरे पास लैम्डा 310 है तो क्वांटम लब्धि का मान 2.97 है। जब ये बढ़ते बढ़ते 436 तक हो गया तो क्वांटम लब्धि का मान केवल 0.009 रह गया। तो इसका मतलब लैम्डा बढ़ने से क्वांटम लब्धि का मान कम होता है। थर्ड पॉइंट इज इंटेंसिटी ऑफ लाइट। प्रकाश की तीव्रता। प्रकाश की तीव्रता बढ़ने से भी फाई का मान कम होता है। प्रकाश की तीव्रता जब बढ़ती है तो क्वांटम लब्धि का मान कम हो जाता है। इसी तरह फोर्थ फैक्टर है प्रेजेंस ऑफ इनर्ट गैसेस। अक्रिया गैसों की उपस्थिति। जब हम कोई अक्रिया गैस रिएक्शन मिक्सर में मिलाते हैं तो जनरली फाई की वैल्यू बढ़ जाती है। और जो है अब हम देखें कि कुल मिलाकर हमने 4 पॉइंट्स डिस्कस करें। टेम्परेचर बढ़ाने से क्वांटम लब्धि का मान बढ़ रहा है, लैम्डा और इंटेंसिटी बढ़ने से क्वांटम लब्धि कम हो रही है और अक्रिया गैसों की उपस्थिति फाई की वैल्यू। अब हम लोग डिस्कस करते हैं रीजंस फॉर हाई एंड लो क्वांटम यील्ड। पीछे हमने पढ़ा कि बहुत सारी रिएक्शंस के लिए क्वांटम लब्धि का मान 1 से अधिक या कम आता है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के मैकेनिज़्म को देखना होगा। हम देखते हैं कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं 2 प्रक्रमों में संपन्न होती हैं। पहला प्रोसेस होता है प्राइमरी प्रोसेस, प्राथमिक प्रक्रम, जिसमें प्रकाश का अवशोषण होता है। कोई भी अणु प्रकाश का अवशोषण करके एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, उसे हम लोग कहते हैं एक्साइटेड मॉलिक्यूल, उत्तेजित अणु। और ये उत्तेजित अणु ये उत्तेजित अणु बन गया दिस वन। और ये उत्तेजित अणु एज इट इज़ पार्टिसिपेट कर सकता है रिएक्शन में, और ऐसा भी हो सकता है कि ये फ्री रेडिकल्स में टूट जाए। तो 2 फ्री रेडिकल्स भी आपके पास जनरेट हो सकते हैं। अब चाहे उत्तेजित अणु हो या ये परमाणु में टूट जाए या फ्री रेडिकल्स बन जाए, मुक्त मूलक बन जाए, ये अणु आगे जो है रिएक्शन कैरी ऑन करेंगे और उन प्रोसेसेस को हम कहेंगे सेकेंडरी प्रोसेसेस। ये सेकेंडरी प्रोसेसेस के लिए लाइट की प्रेजेंस की ज़रूरत नहीं होती। जो ऊपर उत्तेजित अवस्था में अणु आए हैं
वही भाग लेंगे सेकेंडरी प्रोसेसेस में। इसलिए ये स्टेप्स जो हैं वो डार्क में भी हो सकते हैं, अंधेरे में हो सकते हैं। और यही स्टेप्स हैं जो हाई और लो क्वांटम यील्ड के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल हैं। तो अब हम देखते हैं पहले रीजंस फॉर हाई क्वांटम यील्ड। प्राथमिक प्रक्रम में जो उत्तेजित अणु, परमाणु या मूलक बन गए वो द्वितीय प्रक्रम में भाग लेंगे। द्वितीय प्रक्रम में जब भाग लेंगे तो ये अगर द्वितीय प्रक्रम में जो स्टेप्स होते हैं उन स्टेप्स के रिजल्टेंट भी मेरे पास जो हैं वो उत्तेजित कण बनते हैं। इस तरह से उत्तेजित कण बनते हैं तो वो उत्तेजित कण आगे और स्टेप्स का नंबर बढ़ाते जाएंगे जिससे एक श्रृंखला अभिक्रियाएं जनरली शुरू हो जाती हैं। और अगर श्रृंखला अभिक्रिया शुरू होगी तो ऐसी रिएक्शंस के लिए फाई की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, जो कि 10⁵ to 10⁶ जो है रेंज की हो सकती है। जैसा हमने पढ़ा था कि हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन की रिएक्शन जो है उसके लिए फाई की वैल्यू 10⁵ to 6 होती है। तो देखिए कैसे चेन रिएक्शन सेटअप होती है। यहाँ पे क्लोरीन मॉलिक्यूल एक क्वांटम एब्जॉर्ब करके 2 क्लोरीन फ्री रेडिकल्स में चेंज हो जाता है। ये क्लोरीन फ्री रेडिकल्स जो हैं फिर H2 के साथ रिएक्ट करके HCl और H, तो आप देख रहे हैं एक फ्री रेडिकल यूज़ हुआ सेकेंडरी प्रोसेस में और एक ही जो है ये फ्री रेडिकल यूज़ हुआ और यहाँ एक और फ्री रेडिकल जनरेट हो गया। तो ये फ्री रेडिकल फिर इस स्टेप में पार्टिसिपेट करता है, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है, HCl और Cl बन जाते हैं, अगेन एक फ्री रेडिकल। तो हर स्टेप में एक फ्री रेडिकल यूज़ हो रहा है, एक फ्री रेडिकल जनरेट हो रहा है। फ्री रेडिकल्स हमें पता है मोर रिएक्टिव होते हैं। तो इस तरह ये स्टेप्स बार बार चलते रहते हैं। इन्हें हम कहते हैं चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप्स। दीज आर चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप्स। ये स्टेप्स बार बार होने से ही श्रृंखला, इसी को ही कहते हैं श्रृंखला अभिक्रिया। और आखिर में जब लगभग मिक्सचर रिएक्ट हो जाएगा तो हो सकता है कोई 2 फ्री रेडिकल्स आपस में कंबाइन करें तो वो मिलके न्यूट्रल मॉलिक्यूल और जो नॉर्मल मॉलिक्यूल बनाएंगे। ऐसे स्टेप्स को हम कहेंगे चेन टर्मिनेटिंग स्टेप्स। और जो है मेरे पास अब हर रिएक्शंस का हाई क्वांटम यील्ड का रीज़न हम चेन रिएक्शन नहीं दे सकते। कुछ रिएक्शंस में हमने देखा था कि क्वांटम यील्ड 2, 10 इस तरह की रेंज में भी आता है होल नंबर। तो वहाँ पे क्या कारण हो सकते हैं कि प्राइमरी जो है सेकेंडरी प्रोसेसेस में कई बार क्या होता है कि कोई इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ऐसा बन जाता है जो कैटलिस्ट का काम करता है। तो फिर आगे जैसे हम नॉर्मल कैटालाइज्ड रिएक्शंस पढ़ते हैं उसी प्रकार ये कैटलिस्ट जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा सकता है, जिससे क्वांटम लब्धि का मान बढ़ जाएगा। और सेकेंडरी प्रोसेसेस हो सकते हैं एक्सोथर्मिक हो, तो उन एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस में हीट इवोल्व जो है वो और मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेट कर देगी, तो उन्हें प्रकाश अवशोषण की ज़रूरत नहीं होगी। वो इस हीट से एक्टिवेट होकर आगे अभिक्रिया में भाग लेंगे, तो भी क्वांटम लब्धि का मान बढ़ जाएगा। और ये भी हो सकता है कि जो प्राइमरी प्रोसेस में मॉलिक्यूल्स एक्टिव हुए उनके पास एक्स्ट्रा एनर्जी हो, मींस उनको सेकेंडरी स्टेप में पार्टिसिपेट करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए हो सकता है उनके पास उससे अधिक एनर्जी हो, तो वो उस एनर्जी से भी अदर इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो ये कुछ कारण हैं जिससे क्वांटम लब्धि का मान बढ़ जाता है। इसी तरह अब हम देखते हैं रीजंस ऑफ लो क्वांटम यील्ड। अगेन इसका रीज़न भी सेकेंडरी स्टेप्स में होगा। प्राइमरी स्टेप हमेशा जनरेशन ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल, उत्तेजित अणु, उत्तेजित परमाणु और फ्री रेडिकल की जनरेशन होता है। तो ये जो उत्तेजित अणु हैं ये कैसे कैसे जो हैं क्वांटम यील्ड लो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। तो हम देखें कि पहला कारण हो सकता है ये कि एनर्जी जो है वो सफिशेंट ना हो उत्तेजित अणु के पास टू चेंज इनटू द प्रोडक्ट। वो उत्तेजित तो हुआ पर अभी भी वो एनर्जी सफिशेंट नहीं है टू चेंज इनटू द प्रोडक्ट, तो फिर प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा, जिससे क्वांटम यील्ड कम हो जाएगा। और जो है हो सकता है कि ये एक्टिव मॉलिक्यूल संघटन करें और मॉलिक्यूल्स के साथ, और उस संगठन के दौरान इनकी एनर्जी लूज़ हो जाए जिससे ये निष्क्रिय हो जाएं। और ये भी हो सकता है कि जो उत्तेजित अणु को जो दूसरा रिएक्टेंट, जो प्रॉपर रिएक्टेंट ही ना मिले जिसके साथ मिलके वो रिएक्ट कर पाएँ, जिसके साथ मिलके वो रिएक्शन करना चाहते हैं, वो अदर रिएक्टेंट अवेलेबल ना हो। तो अपेक्षित अणु न मिलने पर भी वो फिर उस एक्स्ट्रा एनर्जी को उत्सर्जन कर देगा या फ्लोरेसेंस
शो कर देगा, जो हमने जेवलॉन्स्की डायग्राम में डिस्कस करा था। और ऐसा भी हो सकता है, चौथा रीज़न हो सकता है कि प्राइमरी प्रोसेस जो है वो रिवर्स हो जाए, मींस अणु उत्तेजित हुआ, वापस वो एनर्जी लिबरेट करके नॉर्मल मॉलिक्यूल में, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स में हो जाए, तो प्राइमरी प्रोसेस रिवर्स हो जाए अगर सेकेंडरी प्रोसेस होने से पहले ही, तो भी क्वांटम लब्धि का मान कम हो जाएगा। तो ये कुछ कारण हैं जिनके कारण क्वांटम लब्धि का मान कम हो जाएगा। हमने जो है पढ़ा था कि हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन की रिएक्शन के लिए क्वांटम लब्धि का मान बहुत अधिक होता है, 10⁻5 to 10⁻6 मीन्स मिलियंस में चली जाती क्वांटम, जबकि बिल्कुल उसी से मिलती जुलती रिएक्शन हाइड्रोजन प्लस ब्रोमीन के लिए क्वांटम लब्धि का मान 0.01 होता है। तो वहाँ भी मैंने कहा था कि इसका आंसर जो है हमें मैकेनिज़्म में नज़र आएगा। तो अब हम मैकेनिज़्म का सेकेंडरी स्टेप्स हम लोग देखते हैं। प्राथमिक स्टेप तो जो हैं वो बिल्कुल सेम है, उसी तरह यहाँ भी ब्रोमीन मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ऊर्जा का अवशोषण करके ब्रोमीन रेडिकल्स बना देते हैं। अब सेकेंडरी स्टेप्स में डिफरेंस आएगा। सेकेंडरी स्टेप में हम देखें तो ये मेरे पास प्रथम जो है वो द्वितीयक प्रोसेस, फर्स्ट सेकेंडरी स्टेप जो है, यहाँ भी उसी तरह है। ब्रोमीन जो है वो अणु हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके HBr+H बना रहा है, अगेन एक फ्री रेडिकल जनरेट हो रहा है। बट डिफरेंस क्या है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन में ये वाला स्टेप एक्सोथर्मिक था, जबकि यहाँ पे ये स्टेप क्या है, एंडोथर्मिक है। ये देखिए, दिस इज एंडोथर्मिक स्टेप। तो इसको ऊर्जा की ज़रूरत है, वो एनर्जी इसको सामान्य ताप पर नहीं मिल पाती है, जिसके कारण इसका उल्टा रिवर्स प्रोसेस हो जाता है। मींस HBr और H जो थोड़ा बहुत बनता है वो रिवर्स होके ब्रोमीन प्लस H2 में वो स्टेप डोमिनेंट हो जाता है। तो जो बनना चाहिए था, मींस 1 भी नहीं आती क्वांटम लब्धि, क्योंकि इसका रिवर्स प्रोसेस जो है वो डोमिनेंट कर जाता है, जिसके कारण। तो देखिए अब यहाँ एंडोथर्मिक है, जबकि हाइड्रोजन क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन में ये स्टेप एक्सोथर्मिक। सिर्फ ये थर्मोडायनामिक डिफरेंस होने से ही मैकेनिज्म, अदरवाइज स्टेप सेम है, क्वांटम लब्धि के मान में इतना डिफरेंस आ जाता है। तो इस तरह हम जो हैं सेकेंडरी स्टेप्स की हेल्प से क्वांटम यील्ड की वेरिएशंस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट क्वांटम यील्ड। थैंक यू सो मच।